स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हम आए हैं एक नए अध्याय के साथ जिसका नाम है विक्रमशिला। आज हम विक्रमशिला के बारे में जानेंगे। यह विश्वविद्यालय जो है किस तरह से हमारा जो है शान हुआ करता था, किस तरह से इस पर जो है अपना पहचान बनाया, किस तरह से उस समय के डेट में ये विद्यालय अपने आप में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं, यह निबंध जो है बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्राचीन जो है ज्ञान परंपरा के किस तरह से ज्ञान लिया जाता था, कैसे हमारे आचार्य थे, क्या क्या हमें किस किस विषय की शिक्षा मिलती थी, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखते हैं। मैं विक्रमशिला हूँ। यह जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्वयं कह रहा है कि मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाए। मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता मतलब होता है इज्जत, मुझे इज्जत शोहरत ये सब मुझे माना जाए। और कह रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ऐसा अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर मुझे भारत का अभेद्य जो है कवच माना जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कह रहे हैं। वास्तव में ऐसा है। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। मतलब कह रहे हैं ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्वयं कह रहा है कि जो मेरा उस समय इतिहास था, मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मेरे सामने कुछ नहीं थे। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए जिनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब विक्रमशिला में ही पढ़े हैं कौन? आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। अतीश दीपंकर सरीखे भी जो है वह भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं। उनका योगदान जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप जानते ही होंगे आर्यभट्ट के बारे में। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं, जबकि अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। मतलब अतीश दीपंकर सरीखे जो हैं वह तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। और जो आर्यभट्ट हैं वह खगोल विद्या के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आधुनिक अब कहाँ वो विद्यालय है, विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला है, आधुनिक भागलपुर जिला जो प्राचीन अंग महाजनपद से लोकप्रिय है। आज का जो भागलपुर जिला है वह अंग महाजनपद से बहुत जाना जाता था। कि कहलगांव थाना क्षेत्र के पोस्ट पतरघट्टा के एक छोटे से अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा अविभार पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। कह रहे हैं कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वह भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र है, उसका पोस्ट है पत्थरघट्टा और उसमें एक छोटा सा गांव है अंतिचक। वहीं पे जो है 8वीं शताब्दी में पाल वंश के जो प्रतापी राजा थे धर्मपाल के संरक्षण में जो है विक्रमशिला का स्थापना हुआ। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर छा गया। मतलब उस जो शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह अपने शिक्षा देने के वहाँ पे अच्छे आचार्य रहते थे, शिक्षा देते थे। जो भी शिक्षित होता था धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय जो है क्षेत्र पर अपना स्थान बना लिए। विश्वविद्यालय जो है
विक्रमशिला। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। मैं विक्रमशिला की जो है संज्ञा से कब संबोधित हुआ, तो उनके जो है जहाँ वो जो शिक्षक जो है वहाँ पे आचार्य जो शिक्षा दे रहे थे वह बहुत ही विद्वान थे, और विद्वान होने के साथ शील संपन्नता के कारण ही उन्हें जो है विक्रमशिला नाम से जाना गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। किंवदंती है कि मेरा विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। कह रहे हैं कि जो है ऐसा कहा गया है, यहाँ पे किंवदंती का मतलब होता है ऐसा कहा गया है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा है। यह बता पहले विक्रमशिला ये कैसे बना, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में हमने देखा, और विक्रमशिला नाम कैसे पड़ा ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगला है, मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। जो प्रांगण था विक्रमशिला का, उसमें 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। 1 2 3 4 5 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। अलग अलग यहाँ पे द्वार पंडित रहते थे, अलग अलग द्वार पंडित यहाँ पे, और द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में जो है प्रवेश करते थे, एडमिशन लेते थे। जब तक द्वारपाल आपकी परीक्षा ले रहा है, जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे यहाँ से, तभी आप इसमें प्रवेश करेंगे, तभी आप प्रवेश पा सकते हैं। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान के विभिन्न शाखाओं जैसे तंत्र हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, काव्य हो गया और व्याकरण में पारंगत थे। जो वहाँ पर द्वारपाल पंडित थे वह तंत्र में, योग में, न्याय में, काव्य में और व्याकरण में पारंगत थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जाता था। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। मतलब विक्रमशिला, जब भी पूछा जाए कि विक्रमशिला के प्रथम कुलपति कौन थे, तो ये हरिभद्र उनका नाम है, मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। जैसे हर आज के डेट में भी होता है, हर विश्वविद्यालय का एक कुलपति होता है, तो वही उस समय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति थे उनका नाम था हरिभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांतिभद्र भी कहा गया है। देखिए, हरिभद्र है चाहे शांतिभद्र है, अगर दोनों आपको विकल्प मिलता है, पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो अगर शांतिभद्र है या हरिभद्र है, दोनों में कोई भी विकल्प रहेगा तो आप या तो शांतिभद्र को बनाए। अगर दोनों में से कोई एक नाम रहे तो जो नाम रहेगा उसको आप जो है अपना उत्तर लिखिएगा। अगर दोनों नाम रहे तो आप हरिभद्र को ही अपना उत्तर लिखिएगा, कहा गया है। उसके बाद है, मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था। उसमें जो विक्रमशिला में एक समृद्ध लाइब्रेरी था, जहाँ पर तंत्र विद्या, तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। मतलब यहाँ पे जो पांडुलिपियाँ थे, मतलब हाथ से लिखा जाने वाला जो ग्रंथ है उसी को कहते हैं पांडुलिपि। वहाँ पे लिखने के लिए आचार्य और शोधार्थी, जैसे आज के इसमें PhD करते हैं तो वैसे उस समय भी शोधार्थी थे, एक एक चीज पे अध्ययन करने वाले उस समय भी थे, तो वो जो है पांडुलिपि लिखते थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार की गई थी। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहर में शामिल है। मतलब ये जो लिखा हुआ है प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता जो पांडुलिपि लिखा गया है, वह आज भी जो है ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में सुरक्षित रखा हुआ है, धरोहर के रूप में शामिल है। दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञापारमिता के प्रमुख अंग थे। ये जो थे प्रज्ञापारमिता के प्रमुख अंग थे दान, शील, धैर्य, वीर्य और ध्यान। ये जो थे प्रज्ञापारमिता के प्रमुख अंग थे, जिसमें
परंपरागत होना मेरे उद्देश्य में शामिल था। उपाय जो है कौशल, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थे। अगर आप इन सब विद्याओं को ग्रहण कर लेते थे उस समय, जो वह साधारण बात नहीं थी जो एक लोग इतने विद्याओं को एक साथ ही ग्रहण करें, है वहां पे जिसमें पारंगत होना मेरे उद्देश्य में शामिल था। उपाय कौशल, प्राणिधान, बल, ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। अगर इन सब विद्याओं को जो भी पार कर लेता था, परीक्षा पास कर लेता था, वो अपने आप में एक साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया में जो मेरी गरिमा का चरम परिणति है। कहने का मतलब है कि इन 10 विद्याओं को जो जान लेता था वह महामानव होता था, और वो उसकी जो गरिमा है, जो विद्यालय की गरिमा है, अगर इतना कोई ग्रहण कर लेता था तो वह चरम उत्कर्ष पे होता था, मतलब महाज्ञानी के स्थान पर उसको रखा जाता था। 10वीं 11वीं सदी तक में पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन चुका था। कहने का मतलब यह है कि 10वीं सदी तक जो है पूर्वी एशिया का सबसे उत्कृष्ट विद्यालय, सबसे अच्छा विद्यालय जो था वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। सम्यक ज्ञान परंपरा में मेरा कोई सानी नहीं था। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान और दान में सबसे बड़ा कोई था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। मेरे प्रांगण में प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा व शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे। मतलब ऐसे विद्यार्थियों को उसमें एडमिशन दिया जाता था जो प्रतिदिन विद्यालय आए और रुचि भी रखे, सुधारती भी रहे, पूरी तरह से रुचि भी रखे और प्रतिदिन जो है शिक्षा ग्रहण करें, नियमित अपना जो विषयवार है वो शिक्षा ग्रहण करें। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए पहले भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। जैसे ही आप उसमें नवागत नया छात्र हैं तो आपको सबसे पहले भिक्षु वर्ग में रखा जाता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान से बहुत सिद्धांतों से परिचित कराते थे। और जब आप पहले वर्ग में भिक्षुक वर्ग में शामिल हो जाते थे, फिर उसके बाद क्या होता था, आचार्य अपने पुत्र के समान ही अपने शिष्य को जो है प्रेम करते थे और फिर बहुत सिद्धांतों से उन्हें परिचित कराते थे ताकि वे मेरे उच्चादर्शों पर खरे उतर सके। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। मतलब अगर कोई विद्यार्थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कोई छात्र था तो वो अपने आप में गर्व की बात होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो एक गर्व से कहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो ऐसा मतलब अपने आप में एक गर्व की बात होती थी उस समय जब विक्रमशिला में कोई विद्यार्थी पढ़ता था। तो यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के लिए स्वतः ही हकदार हो जाते थे। मतलब इस विश्वविद्यालय में जो भी पढ़ता था वह मान सम्मान के लिए स्वतः ही नामित हो जाता था, स्वतः ही देश विदेश में उनको जो है नामांकित कर लिया जाता कि नहीं, जो इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का छात्र है तो बहुत ही अच्छा छात्र होगा, उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता, वह ऐसे ही नामांकित हो जाता था। राज दरबारों में यहाँ तक कि आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। जो राजाओं का उस समय दरबार होता था उसमें आचार्यों और विद्यार्थियों को जो है विशेष सम्मान मिलता था। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्मिक विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। अगर पूछ दे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं तो देखिए, पहले है व्याकरण, दूसरा है न्याय, पहला है व्याकरण, दूसरा है न्याय, तीसरा है सृष्टि विज्ञान, चौथा है शब्द विद्या, पांचवा है शिल्प विद्या, छठवां है चिकित्सा विद्या, सातवां है सांख्य और आठवां है वैशेषिक, नौवां है आध्यात्मिक विद्या और 10वां है विज्ञान, 11वां है जादू और एवं चमत्कार विद्या। 11 विद्या है मेरे ये पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग हैं। कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से
आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थे। मतलब जो भी ये जितने भी विषय हैं इन सब में जितना भी यहाँ पे विषय आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे व्याकरण से लेके यहाँ से और यहाँ तक जो भी विषय आपको लेना है उसकी शिक्षा आपको संस्कृत भाषा में ही दी जाएगी। और उसके समय का निर्धारण करने के लिए एक आचार्य नियुक्त थे कि कब क्या पढ़ाया जाएगा वो आचार्य ही बताएंगे और आपको जो भी शिक्षा दी जाएगी वह संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाएगी। आगे देखते हैं। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया हूँ। कहने का मतलब उस समय तो मेरा बहुत मान सम्मान था, फिर ऐसे धीरे धीरे मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, ऐसे करते करते जो है धीरे धीरे वो विद्यालय गुमनाम हो चुका था। लेकिन आज के डेट में, आज की परिस्थिति में सरकार और पुरातत्व विभाग के प्रयास से आज फिर विक्रमशिला है जो है सुर्खियों में आ गया है। पुरातात्विक खनन में से मेरे प्राय सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई। कहने का मतलब जब पुरातात्विक विभाग की खुदाई हुई तो उसमें मेरे जो सभी इमारतें हैं उसे जो जमींदोज हो गई हैं वो सारी इमारतें जो हैं प्रबल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ऐसी मतलब कहने का मतलब ये है कि जब पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई, खुदाई के दौरान वह जो है इस इमारतों की जो विश्वविद्यालय है उसकी पहचान जो छिपी हुई थी उसे मिलने की प्रबल बहुत ही ज़्यादा जो है संभावना व्यक्त हो गई हैं। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारतें के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए। 4.5 फीट भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। यहाँ पे दो चीजें प्राप्त हुई। पहला एक बौद्ध की भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है और यहाँ पे 73 फीट चौड़ी इमारत प्राप्त हुई है और जो है 50 फीट ऊंची है। ऐसे 73 फीट है और ऐसे 50 फीट है। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है उस विश्वविद्यालय में। जब पुरातत्व विभाग आज खुदाई कर रहा है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकिकेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह जो है साउथ के देवी देवता हैं उनकी प्रतिमा जो है प्राप्त हुई है। पद्मपाणि एवं मैत्रेय की प्रतिमा भी मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त शिलें भी प्राप्त हुए हैं। एक सील का सत्यापन वीर वज्र में से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जब उसमें खुदाई चल रही है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई चल रही है, जो उसमें विक्रमशिला का आश्रित होने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं कि नहीं यहाँ पे निश्चितता को बोध कराएगा वहाँ पे कि नहीं यहाँ पे ही विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो और भी जो है सरकार प्रयास कर रही है कि क्या वाकई में वह है, तो फिर उसके क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को खुदाई होगा और फिर देखा जाएगा कि विश्वविद्यालय कितना बड़ा था। फिर 10,000 छात्र 1,000 अध्यापक जहाँ रह रहे हो उसकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना क्या है। जहाँ पर 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहे उसकी विशालता के बारे में आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 10,000 छात्र रहेंगे तो कितना बड़ा कैंपस होगा। वास्तव में कई दृष्टिकोण में से मैं अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। कई मायनों में वह जो विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वह बहुत ही अलौकिक था। तेरहवीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया था। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह तुर्कों के आक्रमण से क्षतिग्रस्त हो गया था, सर्वनाश हो गया था। भ्रमवश किले समझे जाने के कारण ही मेरा यह हश्र हुआ था। मतलब जो तुर्क थे वह समझे कि यह कोई किला है, कोई राजा वहाँ पर निवास करता है, वो नहीं समझा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। इसी के कारण जो है उस विश्वविद्यालय का विनाश हुआ। तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस
विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। यह एक किताब है। इस किताब तबकात ए नासरी में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीवंत वर्णन, उनके विध्वंस का जीवंत वर्णन किया गया है। धर्म स्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत मार्मिक तरीके से किया है। जब कभी भी शैक्षिक परिभ्रमण का मन बनाएं तो मेरे आंगन में जरूर पधारें, और ताकि मेरे सोए हुए अतीत करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह विद्यालय के बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं घूमने का मन बनाए, कहीं परिभ्रमण का मन बनाए, तो आप मेरे प्रांगण में आए, मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास पहुँचे, वहाँ पे देखें, समझें चीज़ों को। अगर समझने के बाद वहाँ के जो इतिहास है उसके बारे में जाने, फिर आप पूर्वानुमान लगाएं, फिर आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आप सलाह दें। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय कह रहा है। धीरे धीरे सरकार का प्रयास है कि उस विश्वविद्यालय को जागृत किया जाए। जैसे कि आपने देखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है जागृत किया गया है, उसी तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जागृत करने का सरकार का सतत प्रयास है। तो जब भी कर रहे हैं शैक्षिक गतिविधि है, जो बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर अगर कहीं ले जाते हैं तो फिर आपको ले जाना होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में है, भागलपुर जिले में कहलगांव जो है वहाँ पे पोस्ट पथरघट्टा में अंतिचक जगह है, वहीं पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो हमने आज देखा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कैसे कैसे लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, कितने 10,000 लगभग विद्यार्थी थे, 1,000 शिक्षक थे। वहाँ पर बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती थी, बहुत सारे विषयों की शिक्षा दी जाती थी जो कि संस्कृत भाषा में ही दी जाती थी, और हर जो है विषय के लिए आचार्य नियुक्त थे, वो अपना समय का निर्धारण करते थे। किस तरह उसकी भव्यता थी, जो आज के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, उनको उस समय का वो विश्वविद्यालय फेल कर चुका था। इस तरह भारत में जो है शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा, और उसी को जागृत करने के लिए, उसी के बारे में जानने के लिए जो है यह पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है कि बच्चे जाने समझे कि हमारे जो है बिहार में भी ऐसा विश्वविद्यालय था जो अपने समय में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को भी फेल कर चुका था। एशिया में उसका बहुत नाम था, वहाँ पे शिक्षा हर तरह से मतलब यह जगाने का प्रयास, जो उसका अस्तित्व आज खत्म हो गया, उसे जगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि उसे वहाँ पर सरकार द्वारा और पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जा रही है। वहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या सच में विद्यालय तो है ही, विश्वविद्यालय तो है ही, उसका क्षेत्र हर चीज़ देखा जा रहा है। और फिर हम आशा भी करेंगे कि जल्द से जल्द जो है उस विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया जाए। और अब यहाँ पे ये भी हो रहा है कि अगर आप कहीं भी शैक्षणिक का गतिविधि का मन बना रहे हैं, घूमने का मन बना रहे हैं, तो आप जो है भागलपुर में जाएं और भागलपुर में जो है अपना विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।